हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें मैंने दो टाइप के फोर्सेस आपको बताए थे। एक होता है कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो फील्ड फोर्सेस होते हैं एसेंशियली, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, जहां पर एक्चुअल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। whereas कांटेक्ट फोर्सेस तब अराइज होते हैं जब दो बॉडीज क्या की जाती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी जाती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्सेस के कुछ टाइप्स हैं। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर जब हम जाएंगे तब हम स्प्रिंग फोर्स का डिस्कशन करेंगे। एज ऑफ नाउ मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करा दिया था। क्विकली मैं वो रिवाइज कर देता हूं ताकि आज हम फिर से नए सिरे से चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करें और इसकी जो एसेंशियल चीजें हैं उनको हम अच्छे से समझ पाएं। तो पहला तो होता है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। हमने कहा था जब भी एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो दूसरे के कांटेक्ट में इस तरीके से पड़ी हुई है, ठीक है, और आपने कुछ फोर्स लगा दिया F, तो क्या होगा कि दिस बॉडी टेंड्स टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द सेकंड बॉडी। ठीक है, सेकंड बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करना चाहेगी। ठीक है, अगर हम इस पे लगने वाले फोर्सेस दिखाएं तो एक mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, उस mg को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आ जाएगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और क्योंकि अगर F अब हमने आगे लगाया तो बॉडी की स्लिप करने की टेंडेंसी आगे की तरफ होगी, तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे लग जाएगा जो कि चाहेगा। रिमेंबर, फ्रिक्शन के बारे में भी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होगा, वो अलग चैप्टर है, इसके बाद ही अलग वो चैप्टर है। तो फ्रिक्शन के बारे में सीधी सी एक ही बात कहना चाहूंगा कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करने के काम आता है। ठीक है, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। तो जब फोर्स यहां लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है पीछे लग जाएगा। ये दो कांटेक्ट फोर्सेस हो गए। इन दो कांटेक्ट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो एक्चुअली जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है और एक जो है दूसरे के ऊपर स्लिप करने की टेंडेंसी रख रही है, तो नॉर्मल एक जो रिएक्शन होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है कैपिटल आर, उसके दो कंपोनेंट्स हुए। एक कंपोनेंट जो है वो होता है नॉर्मल, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल रहेगा, और जो कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल रहेगा, अलोंग द कांटेक्ट सरफेस लगता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इस एंगल को मैंने बताया था लैम्डा कहते हैं, व्हिच इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सच दैट r cos लैम्डा की वैल्यू हो गई नॉर्मल के बराबर और r sin लैम्डा की वैल्यू हो गई फ्रिक्शन के बराबर। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो tan लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan लैम्डा कम्स आउट टू बी फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है उसका अपन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। ये मैं बात आपको बता चुका था। ठीक है, अब एक छोटी मोटी बातें जो नॉर्मली हम फोर्सेस एनकाउंटर करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जो हम ये मैकेनिक्स वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, वहां पर हम नॉर्मली एक फोर्स जो एनकाउंटर करते हैं वो है वेट। ठीक है, तो अगला जो टाइप ऑफ फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट भी है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कांटेक्ट है, फील्ड फोर्स है। ठीक है, तो अगला जो है वो है वेट। डाल दीजिए, द अदर टाइप ऑफ फोर्स इज वेट। रिमेंबर, जो वेट है that is the force exerted by the earth। अर्थ जो है वो कितना एक फोर्स एक्सर्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर टुवर्ड्स इट्स सेंटर। रिमेंबर, ओके, इट इज द फोर्स, लिख लीजिएगा, इट इज द फोर्स exerted by earth, ठीक है, on a body, एक बॉडी के ऊपर, placed near the surface, near its surface, इसके सरफेस के अराउंड अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जो फोर्स अर्थ एक्सर्ट करेगी उस बॉडी पे टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इज नोन एज वेट। ठीक है, और आप जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वेट क्या होता है, m into g, और ये जो g है, छोटा g है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, बताइए, आपको इसमें भी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। और ये g की जो वैल्यू होती है ये प्लैनेट के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, अलग-अलग प्लैनेट के लिए g की वैल्यू अलग होती है, जिसकी वैल्यू होती है gm/r² के बराबर। मास m हो गया मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये छोटा m क्या है, बॉडी का मास है। तो एक्चुअली स्पीकिंग देखिए, अगर मैंने कह दिया कि अर्थ को हमने इस तरीके से लार्ज बॉडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है ना,
तो ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं सरफेस के थोड़ा पास ही ले लेता हूँ, चलिए जो सरफेस के पास में अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स mg। जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है वो mg फोर्स एक्सपीरियंस करता है किस तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। हमेशा याद रहे जो भी mg का फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो mg का जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। अब आप सोचेंगे कि जो यूजुअली हम डायग्राम्स बनाएंगे उसमें जो mg है ना वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड बनाएंगे, क्योंकि हम अर्थ जितना बड़ा हम केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अर्थ बड़े जितना मतलब कि हम इतना बड़ा अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमारा बॉडी जो है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो अर्थ के कंपैरिजन में हमें दिखे। तो एक्चुअली स्पीकिंग हम अर्थ की एक बहुत ही छोटी सी जगह पे चले जाते हैं, बहुत ही छोटी सी जगह पे चले जाते हैं, वहां पर भी एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो आप सोचिए कि इतने बड़े कर्व्ड सरफेस के एक बहुत ही छोटे से पार्ट पे आप चले गए। अब जब छोटे से पार्ट पे चले गए तो आपको तो ये सरफेस जो है वो फ्लैट सा ही दिखेगा। तो फ्लैट, अगर ये आपको सरफेस फ्लैट दिख रहा है ना, तो mg जो है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लग जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस छोटे से पार्ट को कंसीडर करूं ना, इस छोटे से पार्ट को, तो अगर इस छोटे से पार्ट को बहुत जूम करके बनाऊंगा तो इट विल अपीयर टू बी अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस की तरह दिखेगा। तो इसीलिए जहां पर भी आपको दिखेगा ना कि mg जो है वो कहां एक्ट कर रहा है, तो वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि हम अर्थ का कर्वेचर उस टाइम पे नेग्लिजिबल मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं अर्थ का कर्वेचर नेग्लिजिबल? क्योंकि हम अर्थ की बहुत ही छोटी सी प्लेस पे बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। एक बात और याद रखनी है कि वेट कहां लगता है। जैसे अगर बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी हो ना, जैसे सपोज मैंने कह दिया कि ये लो बहुत बड़ी सी बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगता है। वेट कहां लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। देखिए आगे जाके आपको दो टर्म्स के बारे में बताया जाएगा, एक होता है सेंटर ऑफ मास और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कि एक ऐसा पॉइंट, अगर हमारी बॉडी एक्सटेंडेड है, पॉइंट साइज्ड बॉडी नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडी है, यूजुअली ऐसा ही होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये पेन है, ये पेन भी तो एक्सटेंडेड बॉडी है। तो इस एक्सटेंडेड बॉडी में कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आप इसे बैलेंस कर लेंगे अर्थ की फील्ड पे, है ना। जैसे सपोज मैं इस पॉइंट पे रख देता हूं तो ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली स्पीकिंग ये वो वाला पॉइंट है जहां पर आप मान सकते हैं कि उस बॉडी का पूरा वेट mg जो है वो एक्ट करता है। तो रिमेंबर, कभी पूछ लिया जाए कि जो वेट है वो कहां लगता है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और कहां पर, कौन सी बॉडी के किस पॉइंट पर एक्ट करता है, उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG कहते हैं। ठीक, अच्छा, क्योंकि ये फोर्स है तो ये भी न्यूटन्स में ही मेजर होता है, आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि हम यूजुअली ऐसा समझते हैं कि बॉडी जैसे यहाँ पर रख दी गई है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया है। तो आप एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जानते ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन होगा तो उसके जो है अगेंस्ट में एक रिएक्शन भी आ जाएगा। एक्शन और रिएक्शन, रिमेंबर, दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, सेम बॉडीज पे एक्ट नहीं करते। एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब दो म्यूचुअल बॉडीज के बीच में, यूं नहीं कि एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों लग रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, अब अगर वेट mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि बदले में ग्राउंड भी एक नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। सही बात है। अब कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, या अधिकतर यही मिसकंसेप्शन होता है कि mg और नॉर्मल जो है, क्या ये एक दूसरे का रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? बच्चे कहते हैं हां भैया, नॉर्मल और mg तो क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर है। एक बात याद रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर जो फोर्सेस होते हैं वो सेम टाइप के फोर्सेस से बनते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर कर रहा हूं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाएगी, वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो रिएक्शन है वो मैग्नेटिक ही होना चाहिए। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल ही होगा, और वो होता भी है बच्चों। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो एक्चुअली ऐसा है ना, ये अर्थ है और आपने बॉडी को यहाँ रखा है, तो बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना सेंटर की तरफ। आप एक बात और आपने पढ़ी हुई है कि जैसे वो एप्पल वाला एक कंसेप्ट पढ़ते हैं आप कि एप्पल जो है वो एप्पल को तो अर्थ अट्रैक्ट करता है, क्या अर्थ को भी एप्पल अट्रैक्ट करता है? यस, अर्थ इज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एप्पल, बट सिंस द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज तो उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, हमें फील नहीं होता। सेम वे अगर ये mg से बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो अर्थ पे भी सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। कितना लगेगा? mg। लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अर्थ का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो कितना बनेगा? mg अपॉन बड़ा m, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब ये मास क्या है? मास ऑफ अर्थ हो गया। अब सोचिए ये जो छोटी सी बॉडी हमने ली है 1-2-4 किलो की, वो m के सामने कितनी छोटी है, तो ये नेग्लिजिबली जीरो हो जाता है, मतलब बहुत कम है, तो उसे मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेता हूं। लेकिन याद ये रहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो एक्चुअली स्पीकिंग क्या हो रहा है, ये वाला m जो है वो प्रेस कर रहा है ग्राउंड को और बदले में क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर मिल रहा है। ये बैलेंस जरूर कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बाद में इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। एक्शन रिएक्शन पेयर याद होना चाहिए, सेम नेचर का होता है, सेम नेचर का होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जो फोर्स है वो डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, एंड दैट इज टेंशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है टेंशन। अब ये जो टेंशन फोर्स है ये देखिए कहां अराइज होता है। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है टेंशन फोर्स को। सबसे पहली बात तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। किस टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो एक्ट करता है। अब ये मिलता कहां है टेंशन फोर्स हमें? देखिए, दिस यूजुअली ऑकर्स इन स्ट्रिंग्स और रॉड्स। ये यूजुअली आपको कहां मिलेगा? स्ट्रिंग्स और रॉड्स में मिलता है। ठीक है, इट इज यूजुअली फाउंड इन स्ट्रिंग्स और रॉड्स। जब भी स्ट्रिंग या रॉड में खिंचाव होता है, मतलब उसे हम स्ट्रेच करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के प्रति खिंचाव आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि एक रोप थी, एक रस्सी थी। ठीक है, रोप भी कह सकते हैं आप, है ना? रोप है, स्ट्रिंग है, रॉड है। सपोज आपने एक साइड से इसे पुल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप एक साइड से, ये साइड जो है वो फिक्स्ड है इसका, और दूसरी साइड से आपने फिक्स कर दिया। ऐसे सोचो कि यहाँ पर है ना बहुत सारे ऐसे बंदे खड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये बंदे और कोई नहीं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स बनाए मैंने, एक तरीके से समझ लो, ये समझने के लिए। ठीक है, अब सपोज अगर आपने एक बंदे का हाथ यहाँ से खींचा और सारे एक दूसरे से पकड़े हुए एक दूसरे को, तो क्या होगा? हर एक के हाथ में क्या हो जाएगा? कुछ कुछ खिंचाव आना चाहेगा, और खिंचाव आएगा। जैसे आप इस बंदे को खींचोगे तो वो बदले में इस बंदे को खींचना चालू कर देगा, और बदले में इसको खींचना चालू कर देगा। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स या ऑल द बंदे एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचतान चालू हो जाएगी। तो जो ये खींचतान शुरू होगी ना, उसके कारण इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो जाता है। थोड़ा सा पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि टेंशन फोर्स कब आएगा, कि जब हम स्ट्रिंग को या रोप को या रॉड को आप खींचेंगे। ठीक है, स्ट्रेच होगा, तो उसके अंदर कैसा फोर्स आ जाता है? टेंशन, मतलब खिंचाव होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि स्ट्रिंग जो है वो लूज है, स्लैक है, एक वर्ड यूज होता है स्लैक, ये वर्ड यूज होता है स्लैक। स्लैक मतलब ढीली है। ठीक है, तो एक ढीली स्ट्रिंग में जो है ना वो टेंशन फोर्स नहीं आता, एक टाइट स्ट्रिंग के अंदर ही जो होगा टेंशन फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, अब इस टेंशन फोर्स के बारे में हमें क्या देखना होता है, क्या समझ में आना चाहिए? सबसे पहली बात, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग ओनली। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अलोंग। ये स्ट्रिंग के अलोंग ही लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग ओनली। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रिंग को इधर से खींचा और फोर्स परपेंडिकुलर लगने लग गया टेंशन का, नहीं। टेंशन का जो फोर्स है वो डोरी के अलोंग ही लगेगा। सपोज डोरी अगर कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी पड़ी हुई है, जैसे सपोज ये पुली है और इस तरीके से ब्लॉक यहाँ पे मैंने लटका दिया है, तो स्ट्रिंग के अंदर ही, स्ट्रिंग के अलोंग ही जो है टेंशन फोर्स जनरेट होगा। रिमेंबर, पहली बात तो यही पता होनी चाहिए, बहुत छोटी सी मामूली सी बात है, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, कोई परपेंडिकुलर नहीं एक्ट करती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे हम?
स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की डायरेक्शन कैसे ली जाती है? रिमेंबर, इट ऑलवेज एक्ट्स, ये हमेशा ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। मैं लिख रहा हूं कैपिटल्स में, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जिस ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग फोर्स है वो हमेशा कहां एक्ट करेगा? अवे। स्ट्रिंग फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को पहले। एक बात और हमें कंसिडर करने की जरूरत है कि सपोज अगर हमारी स्ट्रिंग जो है वो कर्व्ड है, वैसे तो मैंने बता दिया इट इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं उससे अवे लगेगी। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रिंग का छोटा सा हिस्सा देखूं, सपोज स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से कर्व्ड, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई चलो इस पॉइंट पे है ना टेंशन की डायरेक्शन बताओ। रिमेंबर, स्ट्रिंग के अंदर थ्रू आउट टेंशन है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर थ्रू आउट टेंशन है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा ना, तो रिमेंबर अगर किसी भी पॉइंट पे आपको टेंशन की डायरेक्शन देखनी है तो वो टेंजेंशियल होती है। इट इज along the tangent at that particular point। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, मतलब टेंशन जो है वो टेंजेंशियली लगेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये याद रहे कि जिस भी स्ट्रिंग के पॉइंट पे आपको टेंशन बतानी है तो आप टेंजेंट बना सकते हैं, अगर स्ट्रिंग जो है वो कर्व्ड सी आपको दिख जाए तो। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब मैं आपको टेंशन, अब जैसे इस पॉइंट पे पूछ लिया तो यहाँ आप टेंजेंट बना लीजिए। तो टेंशन के आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, यहाँ भी टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे का एनालिसिस है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। और देखिए, सपोज एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, यू हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m, और एक जो आदमी है वो इस ब्लॉक को जो है वो खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, लेट अस से ये जो है इसको खींच के अपनी तरफ लेकर जा रहा है। तो अब अगर हम टेंशन की डायरेक्शन देखना चाहें स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो तो खींचेगी, अब अगर स्ट्रिंग खींचेगी तो फोर्स ऑफ टेंशन की डायरेक्शन बतानी है। देखिए, अगर मैं इस m ब्लॉक को कंसीडर करूं, अगर m ब्लॉक को कंसीडर किया जाए तो ये रही स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसके अवे टेंशन चली जाएगी। अगर मैं केवल और केवल आदमी को कंसीडर करूं तो आदमी के लिए जो टेंशन फोर्स है वो पीछे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अवे। रिमेंबर, टेंशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, टेंशन जो है वो पुलिंग नेचर की होती है। ठीक है, टेंशन जो है ना वो पुलिंग नेचर की होती है, कभी भी पुशिंग नेचर की नहीं होती है। वो ऑब्जेक्ट को पुश नहीं करना चाहेगी, वो हमेशा क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को खींचना चाहेगी, पुल करना चाहेगी। इसी तरीके से एक और आता है नॉर्मल रिएक्शन, जो पहला आपको पढ़ाया था। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा याद रहे पुशिंग नेचर का होता है। किस टाइप के नेचर का होता है? पुश करने वाला। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। टेंशन जो है वो पुलिंग नेचर की है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पुशिंग नेचर का है। ठीक है, मतलब वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगा। इट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगा, ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहेगा। और टेंशन जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा, उसका नेचर जो है वो पुलिंग नेचर का होता है। ठीक है, अब सपोज कि मैंने दो तीन ब्लॉक्स ऐसे कनेक्ट कर दिए, एक दो तीन ब्लॉक सपोज। ठीक है, और आदमी जो है इसे यहाँ से खींच रहा है। ठीक है, एक आदमी जो है वो इसे यहाँ से खींच रहा है। ठीक है, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर मैं तीनों ब्लॉक्स पे टेंशन की डायरेक्शन देखना चाहूँ ना, तो देखो, एक ये वाली डोरी है, इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा T1। ठीक है, याद रहे अगर डोरी बदल जाएगी, स्ट्रिंग बदल जाएगी, रॉड बदल जाएगी, तो टेंशन फोर्स भी अलग होगा उसमें। ठीक है, तो आप अलग डोरी के लिए आप अलग टेंशन उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है टेंशन T1 हो गया, यहाँ का टेंशन मान लेता हूँ T2 है, और यहाँ का टेंशन T3, क्योंकि डोरी बदल गई, डोरी चेंज हो गई। ठीक है, तो अगर ए का एफबीडी बनाए, अगर ए को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लगेगा, T1 इस डायरेक्शन में लग जाएगा और T2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर बी का मैं एफबीडी बनाऊं, अच्छा एफबीडी एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, फ्री बॉडी डायग्राम होता है, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। अच्छा, बी का अगर हम डायग्राम बनाए तो T2 इधर लग जाएगा अवे,
और T3 जो है वो पीछे लग जाएगा। और अगर मैं C का डायग्राम बनाऊं तो बस T3 जो है वो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है डायग्राम इसके बना सकते हैं। एक बात और आ जाओ, एक और चीज पे आता हूं मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग्स जो है ना वो दो टाइप की हो सकती है। स्ट्रिंग्स जो है वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो होती है आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, ये वर्ड आपको मिलता है आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग जो होती है ना वो मासलेस होती है एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। रबर बैंड नहीं है वो कि उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाए। लेंथ चेंज नहीं हो सकती, उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज वो मासलेस है। ठीक है, मतलब हालांकि ऐसा नहीं होगा, मास तो कुछ ना कुछ होगा ही, बट हम अज्यूम करते हैं कि अगर वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है तो उसे हम आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं। और ऐसी आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, सेम एट ऑल पॉइंट्स। इसका मतलब है अगर मैं कह रहा हूं ना ये स्ट्रिंग है और ये आइडियल है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इनफैक्ट हर पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है वो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट। इसी तरीके से यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट। So remember this is an important thing. Tension remains same at all points in an inextensible and massless string which is ideal. और non ideal क्या होती है, जिसमें ऐसी रस्सी या रस्सा कह दो जिसमें है ना मास होता है। अगर मास होगा ना तो हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो डिफरेंट होती है। तो वो मास वाले रॉड्स होते हैं, मास वाली स्ट्रिंग्स होती है, उनका हम एनालिसिस अलग तरीके से करते हैं। उनके ऊपर क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो टेंशन हर पॉइंट पे एक जैसी हो कोई जरूरी नहीं है। अब मैं आपको ये आपको टेंशन वाला फोर्स समझ में आ जाना चाहिए। और अब अपन देखते हैं कि सारे फोर्सेस को अब मैं एक साथ ले आता हूं। और कोई भी अगर मैं एक बॉडी ड्रॉ करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मैं एक सिस्टम ड्रॉ करता हूं तो सिस्टम की हर एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स अगर मैं इंडिविजुअली ड्रॉ करता हूं तो उसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सिस्टम के अंदर मौजूद हर एक बॉडी है, बहुत सारी बॉडीज हो सकती है एक सिस्टम के अंदर, हर एक बॉडी को अलग अलग से उठाओ, एक बॉडी उठा ली और उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखला दिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि कुछ ब्लॉक्स ऐसे आपस में प्लेस्ड हैं, ये बी ब्लॉक है और ये वाला जो है ये सी ब्लॉक है। ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, आपको बताना है कि हर एक पार्ट, हर एक ब्लॉक का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है सारे फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर दिए जाएं। सबसे पहले मैं ए का एफबीडी बनाना चाहूंगा। ठीक है, ए का जो एमजी है, मान लेता हूं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। mg जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब कोई बी धंस तो जाता नहीं है तो वो बदले में क्या देगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा mg के, है ना, मतलब ये जो है ये ग्राउंड, ये सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगी। ठीक, तो ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, ए को पुश कर रहा है। It is trying to push the object under consideration। ठीक है, मेन बात है। अच्छा, अगर ये इस पे N1 दे रहा है ना तो मतलब ये N1 क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। दो बॉडीज जब आपस में कांटेक्ट में है तो एक दूसरे के ऊपर लगा रही है। तो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पर जो सरफेस कांटेक्ट में है ना, जहां पर सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं वहां नॉर्मल रिएक्शन आता है। मतलब एक बार तो यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ दो बॉडीज कांटेक्ट में है, एक बार यहाँ आएगा क्योंकि ये दो बॉडीज कांटेक्ट में है। ठीक है, तो बी के ऊपर अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं बी का डायग्राम बनाऊं ना तो इस पे कांटेक्ट फोर्स दो जने एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ए और एक बी, इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स मान लेता हूं N1, इनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है मैं मान लेता हूं N2। ठीक है, और यहाँ पर एक और सरफेस है भाई, ग्राउंड और सी एक दूसरे कांटेक्ट में है, उसमें जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसे मैं मान लेता हूं N3। ठीक है, तो अगर बी के ऊपर ध्यान देना
तो बी के ऊपर तो वेट लगेगा m2g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है और अर्थ भी बी की तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी इसी फोर्स से, ठीक है। तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, अब इसको नहीं छेड़ना बच्चों। अब आ जाओ यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, समझ में आ रही है बात, यहाँ क्या लग रहा है कांटेक्ट फोर्स। तो कौन सा कांटेक्ट फोर्स लग रहा है n1, ये इसे n1 से पुश कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये समझने की बात है, अब आप सोचेंगे सर इस पे m1g क्यों नहीं लगाया हमने। देखो m1g जो है वो a का वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, ठीक है। तो उस वेट के कारण B के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव आ रहा होगा और उसके कारण दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स N1 है। तो हम यहाँ N1 लगाते हैं, ये याद रहे, यहाँ mg नहीं लगेगा। m1g किसका है, A का है ना, तो A के ऊपर वो नहीं लगेगा, हमें तो कांटेक्ट फोर्सेस देखने हैं। यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है N2, मतलब नीचे से, क्योंकि B जो है वो C को प्रेस कर रहा होगा तो बदले में N2 भी यहाँ से लग जाएगा और इसे बैलेंस कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं C का डायग्राम बनाऊं, FBD बनाऊं, इसे फ्री बॉडी डायग्राम या FBD कहते हैं, इसका बनाऊं, तो याद रहे आपको है ना वेट, ऊपर वाले ब्लॉक्स के वेट नहीं लिखने हैं, आपको क्या देखना है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को कितना फोर्स से प्रेस कर रहा है, तो उसे मैंने N1 N2 कह दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका वेट m3g जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ऊपर से क्या लगेगा, इनके इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स क्या है, N2 है। अब बच्चे N2 में ना दोनों का इफेक्ट आ गया, ये दोनों मिलके C को प्रेस कर रहे होंगे ना, तो रिजल्टेंट जो है ना वो N2 है, रिजल्टेंट जो है वो N2 है। N2 की वजह से C पर जो है वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और नीचे से और क्या हो जाएगा, N3 जो है वो इसे बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना होता है, आप खुद ही सोच के देखो। देखो मैं अपने जस्टिफाई भी कर देता हूँ, अब ये सिस्टम कहीं चादुरा नहीं, मतलब फोर्सेस सारे एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो देखो N1 किसको बैलेंस किए हुए है, m1g को बैलेंस किए हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए हुए होंगे। अपवर्ड फोर्सेस कौन-कौन से हैं, N2 है, और डाउनवर्ड फोर्सेस कौन-कौन से हैं, m2g और N1। डाउनवर्ड फोर्सेस N1 और m2g है। अच्छा, N1 की वैल्यू वहां से उठा के रख दूं m1g, तो ये कितना बन जाएगा, m1g प्लस m2g। सही बात भी थी भाई, ये दोनों जो हैं मिलके इस C को एक्सर्ट कर रहे थे, कितना फोर्स डाल रहे थे, खुद का वेट, दोनों का वेट, उसकी वजह से ही तो यहाँ N2 ने इसको बैलेंस कर दिया, बिल्कुल सही आया है बच्चों। और इसी तरीके से अब इसमें बैलेंस करता हूँ, अपवर्ड फोर्स क्या है, N3, और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है, N2 और m3g। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी सोच के बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख दूंगा m1g प्लस m2g प्लस m3g। सही बात है भाई, तीनों फोर्सेस, तीनों ब्लॉक्स के कारण वेट लग रहा था धरती पे, और धरती पे जो फोर्स लग रहा था उसके बदले में N3 जो है वो आ गया, ठीक है। समझ में आ गई होगी कांटेक्ट फोर्सेस के हिसाब से आपको कांटेक्ट फोर्स लिखना होता है, यूं नहीं आप m1g नहीं लिखेंगे B के ऊपर, ये याद रहना चाहिए। ये माइनर सी डिटेल है जो बच्चे यूजुअली गलती कर जाते हैं, आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं इसमें। सपोज इस टाइप से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये मान लो थीटा है। चलिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। मास इसका m2 मान लीजिए, इसका मास जो है वो m1 मान लीजिए, और यहाँ ये ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं B का FBD बनाऊं ना, तो B पे दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका जो m2g है, वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, सही बात है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा वेट, उसमें तो कुछ और सोचना ही नहीं। दूसरा, ये दोनों कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, क्या मान लूं, N1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, N1 कांटेक्ट फोर्स आएगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन, तो आपका जो N2 है, N1 है, वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, N1 will be acting in this particular direction। समझ में आ गई बात, बहुत आसान सी चीज थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ N1 आ जाएगा, ये ब्लॉक B का FBD है। अगर मैं A का बनाना चाहूँ, अगर आप A का बनाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से एक N1 मिलेगा, सही बात है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है ना, म्यूचुअल होगा, अगर A B पे लगा रहा है B भी A पे लगाएगा, दोनों वाइस वर्सा वाली बात है, ठीक है। तो N1 इधर लगेगा। अच्छा, A का m1g m2g जो है, सॉरी m1g जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और धरती से भी एक यहाँ पर, ये दोनों सरफेसेस भी तो कांटेक्ट में, तो यहाँ पर भी एक फोर्स आ जाएगा, कौन सा, N2 मान लेता हूँ। यहाँ जो कांटेक्ट फोर्स था वो कितना था, N2 था, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से एफबीडीज बनेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब अब हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम फोर्सेस ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे हमें आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। मान लीजिए कि इस तरीके से एक स्फीयर है, ठीक है, और यहाँ एक इस तरीके से रॉड रखी हुई है, ठीक है, सच दैट ये यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है, ये इस टाइप का सरफेस। अब समझिएगा कौन कौन से फोर्सेस कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये रॉड है, ठीक है, रॉड है, यहाँ पर पहले रॉड का पहले अपन इस स्फीयर का एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है, स्फीयर का एफबीडी। अगर मैं स्फीयर का एफबीडी देखूंगा तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो स्फीयर का m1g जो है वर्टिकली, इसका मास मान लिया m1, इसका मास मान लिया m2। अभी डरिएगा मत, अपन केवल और केवल एफबीडी बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। m1g जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा इस पॉइंट से, वर्टिकली डाउनवर्ड इधर, ठीक है। अच्छा, यहां से एक फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है मैं मान लेता हूं n1 है। कितना है? n1। n1 इस स्फीयर को हमेशा पुश करने की कोशिश करेगा। याद रहे, हमेशा ऑब्जेक्ट को दबाने की कोशिश करता है नॉर्मल रिएक्शन। तो डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स। अब आपको देखो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि n1 जो है वो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस बनेगा। अब आप जानते हैं सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, उस सेंटर से पास करना चाहिए। तो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ से सपोज अगर ये वाला पॉइंट था तो नॉर्मल कैसे लगेगा? n1 इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और बदले में बच्चों ये यहाँ पर एक और कांटेक्ट है तो यहाँ से भी एक n2 आ जाएगा, ग्राउंड की तरफ से n2, ठीक है। अगर रॉड को कंसीडर करें तो रॉड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों? एक तो इसका mg नीचे लग रहा होगा, m2g नीचे लगेगा, और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो इस रॉड को उधर पुश कर रहा होगा, तो n1 जो है वो इधर पुश कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे। ये रॉड का एफबीडी हो गया। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर भी रॉड कांटेक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो रॉड कांटेक्ट में है, तो एक यहाँ पर भी फोर्स आ जाएगा, मान लीजिए n3 मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए और देखते हैं एफबीडी। जितने ज्यादा आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना समझेंगे उतना ही इजीली आप मैकेनिक्स से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके का, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पे एक और बना दिया सी, ठीक है। ए, बी और सी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसका मास मान लीजिए m1, इसका मान लीजिए m2 और इसका मान लीजिए m3। सबसे पहले सी का एफबीडी बना देता हूँ, आसान है। देखो m3g जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स को कह देता हूँ n2 है, n3 है यहाँ पर, चलो n3 नहीं मानो, चलो यहाँ का कांटेक्ट फोर्स मान लेता हूँ n1 है, यहाँ का कांटेक्ट फोर्स n2 है और यहाँ का कांटेक्ट फोर्स n3 है, ठीक है। तो n3 जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, ट्राइज टू पुश द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन। b का एफबीडी बनाते हैं, b कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसका जो mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा b का, ठीक है। अच्छा, ऊपर से n3 आ रहा होगा क्योंकि ये भी इसको पुश करना चाहेगा, यहां से n2 और आएगा, लेकिन n2 कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस कुछ n2 ऐसे लग जाएगा, ठीक है। सारे देखो जितने जितने कांटेक्ट्स होंगे ना वहां वहां कांटेक्ट फोर्स आएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। फिर आ जाओ यहाँ पे इस पर्टिकुलर के लिए n1 के लिए। अब अगर हम देखें इस a का एफबीडी बनाऊं तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा m1g जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, बदले में एक n1 और आ रहा होगा, और यहाँ से एक कांटेक्ट फोर्स आपको मिलेगा। देखो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो n2 है, तो n2 विल बी पुशिंग द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन, ठीक है। n2 इस डायरेक्शन में लगता हुआ दिख जाएगा। बहुत आसान है, आप इजीली इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आपसे। अच्छा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम्स और कैसे कैसे बनते हैं। मान लीजिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लीजिए ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं जो इस तरीके से प्लेस्ड हैं सच दैट ऐसा कर लो कि इसे और अच्छा शार्प बना लो, ऐसा ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है।
ये सारे सरफेसेस हैं, इसका मास m2 है और इसका मास जो है वो m1 है। आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये दो वेज हैं, इसको वेज बोलते हैं। इन वेजेस के कारण ये वेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में पड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कितना कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं ये बताना है आपको। मतलब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इन जनरल, ठीक है। अच्छा, इस m1 को देखते हैं। देखिए m1 को अगर मैं देखूं, पहले m2 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। m2 के ऊपर कम है। देखो m2 को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, मैं उसे कह दे रहा हूँ n1 है। क्या है, n1 है, ठीक है। तो n1 जो है वो कैसे लगेगा, इट ऑलवेज ट्राइज टू पुश द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन। n1 इस तरीके से लगेगा। तो जब n1 इधर लग रहा है ना, तो बच्चों देखो n1 के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक इस तरफ। n1 को अगर मैं दो टुकड़ों में तोड़ूं, तो एक ऊपर और एक इस डायरेक्शन में टूटेगा। अब जब इस डायरेक्शन में टूटेगा ना, मतलब वो बॉडी को इधर धक्का मार रहा है। n1 क्या कर रहा है, बॉडी को इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। n1 का एक कंपोनेंट ये वाला इस डायरेक्शन में इसे धक्का मारेगा। अब धक्का मारेगा तो ये दीवार सहेगी थोड़ी। अगर आप धक्का मारोगे दीवार को, तो दीवार भी बदले में क्या करेगी, धक्का मारेगी, व्हिच इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक और कांटेक्ट है ना यहाँ पे, तो इसलिए n2। मैंने आपको ये समझाया कि क्यों कांटेक्ट फोर्स n2 आया दीवार की तरफ से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इसको यहाँ पुश करने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि दीवार है, और दीवार है तो फिर एक नॉर्मल रिएक्शन n2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और वेट को तो मत भूलिएगा, इसका m2g जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो एक्चुअली तीन फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। कौन कौन से, एक तो n1 इस डायरेक्शन में, एक m2g और एक यहाँ से नॉर्मल n2, ठीक है। अब इसी को और m1 का मैं fbd बनाता हूँ, और क्लैरिटी के लिए m1 का भी अपन fbd बनाते हैं। अब जैसे ही m1 का fbd बनता है, तो देखो कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हो गए। देखो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन n1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, n1 के अगर मैं दो टुकड़े करूँ ना बच्चों, तो देखो दो टुकड़े ऐसे होंगे, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ। n1 का ये वाला जो टुकड़ा है ना, वो क्या कर रहा है, इस दीवार को प्रेस कर रहा होगा, इधर इस वाली दीवार को प्रेस कर रहा है। तो बदले में दीवार तो फिर नॉर्मल रिएक्शन दे देगी। तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूँ n3 आ रहा है। तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, n3 आ जाएगा। n1 का ये कंपोनेंट धरती को मतलब क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। अच्छा, एक m1g भी लग रहा होगा, m1g, और ये n1 जो है ये धरती को प्रेस कर रहा है, धरती अंदर जाएगी नहीं, तो धरती की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा n4। n4 जो है वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। तो देखिए अपन ने सारे फोर्सेस बता दिए, इसके ऊपर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस थे, n1 n2 n3 और n4 नॉर्मल रिएक्शन आ जाएंगे। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमेशा याद रहे, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो ये इस तरीके का एक स्फीयर है, और यहाँ पर ये दो सपोर्ट से ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, तो स्फीयर का जो mg है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा। स्फीयर का mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और ये जो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ कांटेक्ट सरफेस है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, एक यहाँ पर। और रिमेंबर, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर बनता है वो पास होता है थ्रू द सेंटर। तो एक आ जाएगा यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन n1, एक आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n2। इस तरीके से ये जो है आप एफबीडी इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब अपन स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, अब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग्स में क्या होता है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमेशा किस तरीके से लगेगी, आप जानते हैं, पुलिंग नेचर होता है। इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन। मान लीजिए कि एक पुली है, ठीक है। अब ये जो पुली है ये भी आइडियल पुली है भाई। अब आइडियल पुली क्या होती है, पुली भी आइडियल होती है जो मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। पुलीज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक तो आइडियल पुली और एक नॉन आइडियल पुली। आइडियल पुली जो होती है ना बच्चों, वो मासलेस होती है, और जो फ्रिक्शन है वो एब्सेंट होता है ना। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बॉडी यहाँ अटैच कर दी, और मान लीजिए दूसरी बॉडी जो है हमने यहाँ अटैच कर दी। यहाँ कितनी स्ट्रिंग्स है, यहाँ एक्चुअली दो स्ट्रिंग्स है, ध्यान से देखिए। एक स्ट्रिंग तो ये वाली हो गई,
ये वाली स्ट्रिंग जो है ये वाली हो गई, ये एक ही स्ट्रिंग है। और याद रहे स्ट्रिंग भी अगर मैंने कह दिया कि आइडियल है तो आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है, ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल होती है। एक ही स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो सेम रहेगी अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो, क्योंकि आइडियल कहते हैं तो टेंशन जो है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लेता हूं कुछ इनके मासेस रहे होंगे m1 और m2। अभी मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें टेंशन बता रहा हूं कि किस तरीके से लगेगी। इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन लगेगी, मान लेता हूं T लगेगी, और पूरी डोरी में एक जैसी टेंशन होगी, अलग-अलग नहीं होगी। और यहाँ जो है एक और डोरी है, इसमें जो टेंशन है वो T2 होगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी चीज। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम जब कहते हैं ना पुल्ली मासलेस है, तो पुल्ली के ऊपर नेट फोर्स कितना लग सकता है, किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन देगा ना आपको। अब अगर मास है ही नहीं ऑब्जेक्ट का तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मास जीरो है। तो नेट इस पुल्ली के लिए हम कह देंगे कि अगर फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है, क्यों, क्योंकि वो मासलेस है। तो अब अगर मैं इस पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ना, पुल्ली को देखना आप, पुल्ली पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक यहाँ पे आप टेंजेंट बना सकते हैं ना, यहाँ पर जो है टेंशन इस तरीके से डाउनवर्ड लग रही है, यहाँ पर अगेन आप टेंजेंट बनाएंगे, एक टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अवे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ टेंशन होगी, उसे कह दिया T2, तो यहाँ जो है T2 अपवर्ड लगेगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर नेट फोर्स इस पे जीरो है ना आइडियल पुल्ली पे, तो मतलब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, मतलब T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर, 2T। तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, 2T के बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं M1 का FBD बनाऊं ना बच्चों, तो देखो M1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, M1G वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और एक टेंशन फोर्स जो है वो अवे लग रहा होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन M1 को। तो देखो चीज बदल गई ना, जब मैं केवल M1 को देखता हूं तो टेंशन ऊपर लग रही है, अगर केवल पुल्ली को देखता हूं तो टेंशन नीचे लग रही है। तो इट्स रिलेटिव, ये डिपेंड करता है आप किस बॉडी को लेकर आप अपना एफबीडी बनाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं M2 को देखूंगा तो देखो M2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, M2 पे एक तो M2G वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और ऊपर क्या लग जाएगा, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन। तो ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए पुल्ली के लिए। तो खास करके सपोज पुल्ली इस तरीके की है, ठीक है, सपोज पुल्ली कुछ ऐसी है या डोरी यूं है, ठीक है, तो एक टेंशन इधर लग जाएगी, एक टेंशन इस डायरेक्शन में लग जाएगी। तो बताइए पुल्ली के ऊपर जो नेट फोर्स है टेंशन के कारण वो किधर लग जाएगा, देखो पुल्ली के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक T इधर और दूसरा T इधर, एक्टिंग एट 90 डिग्रीज, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, √2T। तो ये टेंशन जो है वो पुल्ली पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना नोट कीजिए पहले।